इस बात की तारीख गवाह है कि हर दौर में ही औरत का हुस्न बड़ों बड़ों को बहका कर रख दिया करता था। मैं भी एक ऐसी ही हुस्न की मलका का दीवाना हो चुका था। वो हूर परी कोई और नहीं बल्कि मेरी मालकन ही थी। वो इतनी खूबसूरत औरत थी कि जिसे अगर कोई मर्द एक बार देख लेता तो उसके लिए अपनी नजरें चुराना नामुमकिन सा हो जाता। मेरा तो फिर मालकन के साथ हर वक्त का साथ था। यूँ समझ लें कि 24 घंटे मैं अपनी मालकन के पास ही होता था। फिर मैं कैसे उनके खूबसूरत बदन से अपनी नजरें चुरा सकता था और कैसे अपने अंदर की ख्वाहिशात को दफन कर सकता था। लेकिन फिर भी मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि मैं अपनी मालकन के साथ वफादारी निभाऊं। लेकिन एक रात मैंने अपनी मालकन को ऐसे मखसूस लिबास में देख लिया कि फिर अपने जज्बात पर काबू पाना मेरे लिए दुश्वार हो गया। उस रात मैं गलती से किसी जरूरी काम के सिलसिला में मालकन के कमरे में चला गया। जब मैंने मालकन को मखसूस लिबास में बिस्तर पर नीम दराज देखा तो वो बहुत ही ज्यादा क़यामत ढा रही थी। उनकी खूबसूरती पूरी तरह से मेरे सामने थी। मुझे देखकर वो उठकर तो बैठ गई, लेकिन उन्होंने वजूद ढांपने के लिए अपने ऊपर कोई चादर न डाली। उसी हालत में वो बिस्तर पर बैठी मेरी जानिब देखती रही और मैंने उनसे अपना मसला बयान किया। मेरी बात सुनकर वो आहिस्तगी से उठी और अपने पर्स से कुछ रकम निकाल कर मुझे पकड़ाते हुए कहा कि ये अपने गांव भिजवा दो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने खामोशी से मालकन के हाथों से रकम पकड़ी तो उनकी नरमो मुलायम हसीन उंगलियां मेरी उंगलियों से टकरा गई। मेरे जिस्म के सारे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे अंदर का मर्द मुझे मजबूर करने लगा कि मैं अभी हाथ बढ़ाकर मालकन पर सारे जज्बात और मोहब्बतें निछावर कर दूं। लेकिन मालकन मुझे पैसे देने के बाद दोबारा बिस्तर पर नीम दराज हो गई। बेड के सामने बड़ी सी LED स्क्रीन पर कोई इंग्लिश मूवी लगी हुई थी और मालकन उस तरह मतवज्जे हो गई। मैं मालकन के खूबसूरत वजूद से नजरें चुराता हुआ कमरे से बाहर चला गया, लेकिन मेरे सारे जिस्म से पसीना फूट पड़ा। मैंने वो रकम तो अपने कमरे की अलमारी में संभाल कर रख ली, लेकिन मैं अपने जज्बात को ना संभाल सका। मैं कमरे में बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था कि इतने में इंटरकॉम पर मालकन की कॉल आ गई और हुक्म मिला कि मेरे लिए दूध का गिलास ले आओ। मालकन दूध उसी वक्त तलब करती थी जब उसकी नींद जोरों पर होती और उन्हें सुकून करना होता था। मैंने मालकन को दूध देने के लिए जब बावर्ची खाने से दूध का गिलास उठाया तो अचानक शैतानी आइडिया आने पर मैंने साथ ही कैबिनेट में रखी नींद की एक गोली निकाली और दूध में मिला दी। ये दवा गुज़श्ता दिनों मैंने अपने लिए ला कर रखी थी, क्योंकि अक्सर रात टाइम मुझे नींद नहीं आती थी। इसी ख्याल में मैंने रखी थी कि जरूरत पड़ने पर मैं इस्तेमाल कर लूंगा, लेकिन क्या मालूम था कि ये दवा मेरे अलावा किसी और के काम आएगी। मैंने दूध के गिलास में गोली मिलाई और फिर मालकन के कमरे की जानिब बढ़ गया। वैसे तो मैं सिक्योरिटी गार्ड था, लेकिन उस बंगले में नौकर कम रखने की वजह से मालकन ने मेरी तनख्वाह बढ़ाकर एक्स्ट्रा काम भी मुझे सौंप रखे थे। मैं बावर्ची खाने का काम भी जानता था, इसीलिए मैडम के मामूली काम भी मैं खुद ही कर दिया करता था, जिसमें मेरी एक जिम्मेदारी मालकन को रोजाना सोने से कबल रात को दूध देना होता था। मालकन को दूध देने के बाद ही मुझे भी सोना नसीब होता था। खैर, मैं दूध के अंदर नींद आवर गोली मिलाकर मालकन के कमरे में पहुंच चुका था। मालकन ने मेरे हाथ से दूध का गिलास पकड़ा और कहा कि अब तुम भी जाकर आराम करो, मैं भी सो रही हूँ। सुबह मुझे जल्दी ऑफिस जाना है, लिहाजा तुम भी सुबह जल्दी उठ जाना। मालकन की बात पर मैंने सर हिलाया और उनके कमरे से बाहर आ गया, लेकिन मेरा दिल बहुत बेचैनी का शिकार था। दिल की धड़कन इस कदर तेज थी कि कहीं उछल कर बाहर न आ जाए। मुझे उस लम्हे का इंतजार था जब मालकन दूध नोश कर लेती और मैं अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेता। मैं चोरी चुपके कमरे के छोटे सुराग से मालकन को देख रहा था। फिर मैंने मालकन को दूध पीते हुए देखा और जब मुझे तसल्ली हो गई कि अब मालकन आंखें बंद करके लेट चुकी है, तो मैंने एहतियातन मजीद 10 से 15 मिनट इंतजार किया और फिर उनके कमरे में दाखिल हो गया। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन जज्बात मेरे डर पर गालिब आ गए थे। मालकन इसी लिबास में बिस्तर पर औंधी लेटी सो रही थी। ये मंजर देखकर मेरा बहुत तेजी से फनकारे मार रहा था। फिर मैंने बेसब्री से अपनी यूनिफॉर्म की जर्सी उतार कर एक तरफ रखी और झट से मालकन के करीब हो गया। जैसे ही मैंने मालकन के सिल्की और नरमो मुलायम बालों में हाथ फेरा और उन्हें सीधा करके पोजीशन बनाने लगा तो मेरी जान ही निकल गई, क्योंकि मालकन मैं अपने गांव का सबसे मजबूत और ताकतवर नौजवान था, जिसका कद लंबा और जिस्म चौड़ा था। लेकिन शायद यही मेरी बदकिस्मती बन गई। जिस लड़की से मैं मोहब्बत करता था वो मुझ जैसे आदमी से शादी नहीं करना चाहती थी। जब मैंने महानूर के लिए रिश्ता भेजा तो उसके घर वालों की तरफ से साफ इनकार कर दिया गया और बाद में मुझे मालूम हुआ कि इनकार की वजह मेरा लंबा कद था। महानूर का कहना था कि मेरी कद्दो कामत के सामने वो खुद को बच्ची महसूस करती है, इसीलिए वो मुझसे शादी करने के हक में नहीं है। यही सुनकर मैं हैरान रह गया। कभी सोचा भी नहीं था कि जिस लंबे चौड़े जिस्म पर मुझे फख्र था वही मेरी मोहब्बत छीनने का सबब बन जाएगा। मैंने फैसला किया कि मैं खुद महानूर से बात करूंगा। अगले दिन सुबह जब वो कुएं पर पानी भरने गई तो मैं भी उसके पीछे पहुंच गया। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, अपनी मोहब्बत का इकरार भी किया, लेकिन उसकी सोच मुख्तलिफ थी। वो कहने लगी कि उसकी सहेलियां उसका मजाक बनाएंगी, हमारा कोई मेल नहीं है और वो मेरे जैसा लंबा चौड़ा आदमी अपना शोहर नहीं चुन सकती। उसे कोई ऐसा चाहिए था जो उसके जैसा हो। महानूर अपने फैसले पर अटल थी और मेरे जज्बात का कोई असर ना हुआ। फिर 2 दिन बाद मुझे खबर मिली कि उसने मुंशी के बेटे को चुन लिया था, क्योंकि वो ना सिर्फ मालदार था बल्कि जिस्मानी लिहाज से भी एक आम मर्द था जो उसके लिए ज्यादा मौजूद लगता था।
महानूर की इस बात ने मेरा दिल इस कदर तोड़ा कि गांव में रहना मेरे लिए मुश्किल हो गया था। मैंने फौरन अपना सामान बांधा और अम्मा से कहा कि अब मैं शहर जा रहा हूँ, मुझसे अब इस गांव में नहीं रहा जाएगा। मेरी बात सुनकर अम्मा हैरान रह गई और कहने लगी कि अपनी जमीनें छोड़कर क्यों जा रहे हो। अब मैं उन्हें क्या बताता कि महानूर का रोग मेरे दिल पर कैसे लगा था। अम्मा मेरे इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं थी, क्योंकि शहर में मेरा कोई जानने वाला नहीं था। ना मैं ज्यादा पढ़ा लिखा था और ना ही कोई हुनर आता था जिससे नौकरी मिल सकती। अपनी जमीनें छोड़कर शहर जाना सिवाय बेवकूफी के और कुछ नहीं था। लेकिन जब दिल टूट जाता है तो इंसान कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। मैंने भी बिना सोचे समझे सामान उठाया और शहर की तरफ रुख कर लिया। शहर में एक अरसा पहले मेरे गांव का एक दोस्त आया था और मैं उसी की मदद की उम्मीद लिए घर से निकला था। जब मैं उसके पास पहुंचा तो उसने मुझे अपने साथ रख लिया और कहा कि तुम ज्यादा पढ़े लिखे तो हो नहीं, ना ही कोई खास हुनर रखते हो, अलबत्ता तुम्हारी लंबी चौड़ी जिसामत ही तुम्हारे काम आ सकती है। मैं तुम्हारे लिए किसी काम की तलाश करता हूँ। फिर एक हफ्ता इसी इंतजार में गुजर गया, लेकिन कोई काम ना मिला। इस दौरान मेरी हिम्मत भी जवाब दे गई और मेरा जाती खर्चा पानी भी खत्म हो चुका था। गाँव से अम्मा बार बार फोन करके मुझे वापिस आने का कह रही थी और मैं भी वापसी का इरादा कर चुका था कि अचानक मेरे दोस्त ने बताया कि एक अमीर औरत को सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत है। वो औरत मेरे दोस्त की मैडम थी और उसे ऐसा गार्ड चाहिए था जिसकी जिसामत देखकर लोग खौफजदा हो जाएं। मैंने कहा कि मुझे बंदूक वगैरह चलाना नहीं आती, क्योंकि गांव में हम कुल्हाड़ियां इस्तेमाल करते हैं। मेरे दोस्त ने कहा कि मैडम के ज्यादा दुश्मन नहीं है, बस दिखावे के लिए उन्हें एक गार्ड चाहिए, इसीलिए ज्यादा महारत की जरूरत नहीं। कल मेरे साथ चलना। और फिर मैं अगले दिन वहाँ पहुँच गया। जब मैं उस बड़े आलीशान बंगले में दाखिल हुआ तो हैरान रह गया। बाहर एक बावर्दी चौकीदार खड़ा था और अंदर दाखिल होते ही मैंने अपने आप को एक मुख्तलिफ दुनिया में पाया। जब मैडम ड्राइंग रूम में आई तो मैं सांस लेना ही भूल गया। मैं हमेशा समझता था कि महानूर दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है, लेकिन मैडम को देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत था। मैडम का हुस्न महानूर से कहीं ज्यादा था। उनका हुस्न ऐसा था कि कोई भी मबहूत हो जाए। मेरा हाल भी कुछ ऐसा ही था। मैडम ने आराम से पांव पर पांव रखकर मेरे सामने सोफे पर बैठते हुए अपनी बुरी आंखों से मेरी तरफ देखा, जैसे वो कोई चीज खरीदने के लिए पसंद कर रही हो। वो कहने लगी कि डील डोल तो ठीक ठाक है, क्या थोड़ी बहुत लड़ाई भी जानते हो? मैंने हाँ में सर हिलाया, क्योंकि गाँव में कई दफा कुश्ती के मुकाबलों में मैं हिस्सा ले चुका था। वो बोली कि मेरा कोई दुश्मन तो नहीं है, लेकिन मेरी सब सहेलियों के पास गार्ड्स हैं, इसीलिए मुझे ऐसा गार्ड चाहिए था जो सबसे ज्यादा ताकतवर नजर आए। और तुम बिल्कुल वैसे ही हो। तुम्हारी नौकरी पक्की है, तुम्हें यहाँ रहाइश मिलेगी और 24 घंटे मेरे साथ रहना होगा। मैडम ने 28,000 तनख्वाह बताई, जो उस वक्त के हिसाब से मेरे लिए काफी मुनासिब थी। इसलिए मैंने इनकार ना किया और नौकरी को फौरन कबूल कर लिया। वैसे भी बगैर डिग्री के उस शहर में मुझे कोई और काम मिलने वाला था नहीं और मैं वापिस खाली हाथ गाँव लौटना नहीं चाहता था। कुछ अर्सा नौकरी करके भी गाँव जाकर महानूर को गलत साबित कर सकता था। मैडम ने मुझे सिक्योरिटी गार्ड वाली 2 वर्दियां देते हुए कहा कि यही तुम्हारी वर्दी होगी और जब तुम मेरे साथ होगे तो तुम्हें इसी वर्दी में मलबूस रहना होगा। जब मैडम अपने कमरे में होती तो मैं उनके कमरे के बाहर ही इर्द गिर्द मौजूद रहता और जब वो कहीं बाहर जाती तो मैं भी उनके साथ साथ होता। मैडम के अजीबोगरीब मशागल थे। वो बहुत कम अपने दफ्तर जाती थी, ज्यादातर किसी कैफेटेरिया या शॉपिंग मॉल में घूमती फिरती रहती थी। उन्होंने मुझे डम्मी के तौर पर रखा हुआ था। मेरे पास जो बंदूक थी मैं वो चलाना भी नहीं जानता था। मैं बस मैडम के पीछे पीछे चलता रहता और वो आगे आगे गुरूर से कदम बढ़ाती रहती। कुछ ही दिनों में मुझे मैडम की नफ्सियात समझ आ गई थी। वो अपनी दोस्तों में खुद को बरतर साबित करना चाहती थी। मैडम एक शादीशुदा औरत थी और उनका शोहर ज्यादातर बैरून मुल्क रहता था। वो यहाँ बहुत कम आता था, इसीलिए शायद मैडम अपना सारा वक्त शॉपिंग मॉल में गुजारती थी। कुछ ही दिन मैडम के साथ गुजारने के बाद मैं उनकी मोहब्बत में पूरी तरह दीवाना हो गया था। महानूर को भी मैंने बुला दिया था। जब वो शादी करके आगे बढ़ गई थी तो मैं कब तक उसका शौक मनाता रहता। अम्मा मुझे बार बार गाँव आने का कह रही थी, लेकिन मैंने अम्मा को अपनी नौकरी की खबर सुना दी थी और कह दिया था कि मैं अब लौट कर नहीं आऊंगा। मेरी सारी तवज्जो और मेरा सारा ध्यान सिर्फ मैडम की तरफ था। मैं हर वक्त अपनी नजरों से उनके वजूद को तकता रहता था। मेरा बस चलता तो मैं हाथ बढ़ाकर उन्हें हासिल कर लेता, लेकिन वो आलीशान महल में रहने वाली अमीर औरत मेरे बस से बाहर थी। फिर मेरी नौकरी के 10 दिन बाद ही मैडम का शोहर बैरून मुल्क से वापस लौटा तो उसे देखकर मेरा दिल जल उठा। वो एक आम शक्लो सूरत का आदमी था जो मैडम के साथ बिल्कुल नहीं जचता था। उसने आते ही मुझे देखा तो गुस्से में मैडम से पूछने लगा कि ये तुमने किसको रख लिया है? मैंने तुझे कहा भी था कि तुम्हें किसी गार्ड की जरूरत नहीं है। मैडम ने आसगी से कहा कि मेरी तमाम सहेलियों के पास मुहाफिज हैं तो मैंने भी रख लिया, इसमें गलत क्या है? लेकिन फिर भी मैडम का शोहर काफी देर तक उसकी बिला वजह इंसल्ट करता रहा, मगर मैडम खामोशी से अपने शोहर की बातें सुनती रही। मुझे ये सब देखकर बहुत बुरा लगा। ताहम खुशकिस्मती से उन्होंने मुझे बर्खास्त नहीं किया, क्योंकि वो सिर्फ 1 हफ्ते के लिए आए थे। इस दौरान मैडम मुकम्मल तौर पर अपने शोहर की तवज्जो का मरकज बनी रही। वो ना तो किसी शॉपिंग मॉल गई
और ना ही कोई और काम करने निकली। एक रात मैंने मैडम को इस कदर हसीन और दिलकश लिबास में देखा कि मेरी आंखें उन पर जम गई। बाद में मुझे पता चला कि उस रात मैडम की शादी की सालगिरह थी, इसलिए वो अपने शोहर के लिए खास तौर पर तैयार हुई थी। मगर न जाने क्यों उस रात मैडम बहुत अफसुर्दा लग रही थी। जब मैं ड्यूटी से फ्री हुआ और मैडम का कहीं जाने का इरादा भी नहीं था तो मैं अपने कमरे में चला गया, लेकिन मेरी नींद गायब हो चुकी थी। दिल में ख्वाहिश उभर रही थी कि मैं मैडम से अपनी मोहब्बत का इजहार करूं, मगर मैं जानता था कि ये नामुमकिन है। एक हफ्ते बाद जब उनका शोहर वापस चला गया तो मैडम के चेहरे पर वाज़ेह मायूसी छा गई। शोहर के जाने के बाद ना वो कहीं गई और ना ही दोस्तों से मिली। वो मुकम्मल तौर पर घर में नजर बंद हो गई और उनकी जिंदगी में एक अजीब सी उदासी छा गई। एक शाम मैडम ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहा कि जावेद, मेरे पाँव में तकलीफ है, क्या तुम मेरे पाँव दबा सकते हो? उनकी ये बात सुनकर मैं खामोशी से उनके कदमों की जानिब झुक गया और उनके नर्म और नाजुक पैरों को अपनी मजबूत उंगलियों से दबाने लगा। मैडम तकिए के सहारे बैठी थी और कहने लगी, तुम्हारे मालिक के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो जाती हूँ। खुशियाँ तो जैसे मुझसे रूठ चुकी हैं। मेरे पास सब कुछ है मगर फिर भी दिल खाली सा रहता है। मैं चाहती हूँ कि वो मुझे छोड़कर ना जाया करे। मैडम काफी देर तक अपनी दिल की बातें करती रही और मैं खामोशी से उनकी बातें सुनता रहा। मेरे भी दिल में तरह तरह के ख्यालात उभर रहे थे, लेकिन मैं उनके पाँव दबाने में लगा रहा। मैडम ने बताया कि उनकी और उनके शोहर की पसंद की शादी हुई थी, लेकिन अब वो कारोबार में इतने मसरूफ हो गए हैं कि उन्हें मुझसे मिलने का वक्त ही नहीं मिलता। मैडम के वालिदैन नहीं थे और ना ही कोई बहन भाई, इसीलिए जब भी उनका शोहर बैरून मुल्क जाता तो वो यहाँ तनहा रह जाती। उन्होंने कुछ दोस्त वगैरह बना रखी थी, मगर हाई सोसाइटी की ये दोस्तियाँ भी सिर्फ दिखावा होती है। सब एक दूसरे से खुद को बरतर साबित करने की कोशिश में रहते हैं। इसी वजह से मैडम ने मुझे सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर रखा। उनका कहना था कि उन्हें ये झूठी दुनिया बिल्कुल पसंद नहीं है। ये पहली बार था जब मैंने महसूस किया कि बज़ाहिर खूबसूरत नजर आने वाली मैडम के दिल में बहुत से दुख छुपे हुए थे। वो बहुत उदास थी और उन्हें किसी के साथ की जरूरत थी। मेरा दिल चाहता था कि मैं हाथ बढ़ाकर उन्हें सीने से लगा लूं और उनकी सारी उदासियां दूर कर दूं, लेकिन मैं एक मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड था। मैं बस खामोशी से उन्हें सुन सकता था और यही करता रहा। कुछ देर बाद जब उनकी आंखें बंद होने लगी तो मैं कमरे से बाहर आ गया, लेकिन मेरा धड़कता हुआ दिल वहीं रह गया। फिर बार बार ऐसा होने लगा। जब भी मैडम तन्हाई महसूस करती तो वो मुझे अपने कमरे में बुला लेती और एक दोस्त की तरह मुझसे बात करती, लेकिन इससे ज्यादा वो मुझे कभी भी अहमियत नहीं देती थी। मगर धीरे धीरे मैं मैडम के और भी करीब होता जा रहा था और मेरा दिल पहले से ज्यादा उनका दीवाना हो चुका था। मेरा बस नहीं चलता था कि मैं उन्हें मुकम्मल तौर पर हासिल कर लूं। दिन इसी तरह गुजरते रहे। फिर एक दिन गांव से फोन आया। अम्मा ने अचानक पैसों का मुतालबा किया क्योंकि फसल बीमारी लगने की वजह से बर्बाद हो गई थी और घर की हालत खराब थी। अम्मा को पैसों की जरूरत पड़ गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया, इसलिए मैं सीधा मैडम के पास पहुंचा और अपनी परेशानी बयान की। रात के तकरीबन 11 बज रहे थे। मैडम अपने कमरे में थी और उनका लिबास देखकर मेरी नजरें खुद ब खुद झुक गईं। दिल बेचैनी का शिकार था। मैडम बिस्तर पर नीम दराज थी और अपनी भूरी आंखों से मुझे देख रही थी। मेरी पूरी बात सुनने के बाद उन्होंने अपने पर्स से एक बड़ी रकम निकाली और मेरे हाथ में रख दी। मैडम के वजूद से उठती खुशबू मुझे दीवाना कर रही थी। उन्होंने कहा कि परेशान ना हो, ये पैसे अपने गांव भेज दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वो दोबारा बिस्तर पर लेट गई और मैं उनके कमरे से बाहर आ गया, लेकिन मेरा दिल बेकाबू हो गया था। मेरे सब्र का पैमाना खत्म हो चुका था। मैं एक लंबा चौड़ा भरपूर आदमी था। आखिर कब तक मैं अपनी ख्वाहिशात को दबाता रहता। इसीलिए मैंने गलत तरीके से मैडम को हासिल करने का फैसला कर लिया। जब मैडम ने मुझसे दूध मंगवाया तो मैंने चुपके से उनके दूध में नींद की गोली मिलाकर वो दूध उन्हें पेश कर दिया। जब मुझे यकीन हो गया कि मालकिन गहरी नींद सो चुकी हैं, तो मैं उनके कमरे में चला गया। अपनी जैकेट और शर्ट से उतार कर मैंने साइड पर रखी और फिर जैसे ही मालकिन के खूबसूरत बदन के करीब हुआ तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मुझे ऐसा लगा जैसे आसमान मेरे सर पर गिर पड़ा हो, क्योंकि मालकिन को सीधा करते ही मेरी नजर उनके मुंह से बहती हुई जाग पर पड़ी। ये मंजर मेरे लिए क्यामत खेज था। मालकिन को क्या हुआ? क्या नींद की गोली ने उनकी ये हालत कर दी? मैंने मालकिन को बहुत हिलाया, मुख्तलिफ हरबे किए, लेकिन वो तो अपने होश खो चुकी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने जल्दी से अपनी जैकेट पहनी और मालकिन को उठाकर कमरे से बाहर भागा, लेकिन बदकिस्मती से ड्राइवर भी उस वक्त मौजूद नहीं था। फिर मैं खुद ही जल्दी से गाड़ी चलाकर अस्पताल पहुंचा, लेकिन अस्पताल वाले उसे खुदकशी कहकर मैडम का इलाज करने को तैयार नहीं थे। मैंने बड़ी मुश्किल से मिन्नत समाजत करके डॉक्टर को राजी किया। मैडम का इलाज शुरू हुआ तो पता चला कि जहर की वजह से ये हुआ है। मैडम की हालत खतरे से बाहर थी। पुलिस आ चुकी थी। मैडम के होश में आने का इंतजार था। पुलिस वाले बार बार मुझसे भी पूछ रहे थे
कि मैडम को क्या हुआ, लेकिन मेरे तो अपने ही होश उड़ चुके थे। समझ नहीं आ रहा था कि क्या नींद की एक गोली की वजह से ये सब कुछ हुआ है। मुझे तो अपना आप सूली पर लटकता हुआ नजर आ रहा था। फिर जब मैडम होश में आई और उनसे तफ्तीश शुरू हुई तो वो सर झुकाकर जो कुछ बोली वो सुनकर मेरे अपने होश उड़ गए। वो कहने लगी कि उन्होंने जहर खाया था जिसकी वजह से ये हुआ। पुलिस वाले जानना चाहते थे कि उन्होंने खुदकशी क्यों की। इस पर उन्होंने बताया कि उनका शोहर जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करती हैं वो शोहर कहलाने के लायक ही नहीं। मैडम ने रोते हुए बताया कि उन्होंने अपनी सेक्रेटरी से शादी की थी क्योंकि उन्हें उससे मोहब्बत हो गई थी। वो आंखें बंद करके अपने शोहर का एतबार करती थी। उन्होंने अपना सारा कारोबार भी अपने शोहर को सौंप दिया था। वो अपनी तन्हाई में किसी सच्चे जीवन साथी की तलाश में थी, लेकिन उस वक्त उनकी जान निकल गई जब उन्हें पता चला कि उनका शोहर उनका कारोबार संभालने के बहाने गैर औरतों के साथ ताल्लुक बनाता है, औरतों को नौकरी पर रखने के बहाने उनको इस्तेमाल करता है, बैरून मुल्क के दौरों के बहाने वो वहाँ अयाशी करता है। मैडम ने कई बार अपने शोहर से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो साफ मुकर जाता कि ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन किसी न किसी तरह से मैडम को पता चलता गया। जिस दिन उनकी शादी की सालगिरह थी उस दिन मैडम को पता चला कि उनके शोहर ने किसी और औरत से भी शादी कर रखी है। उन्हें लगा कि वो जीते जी मर जाएंगी। वो अपने शोहर से अलहदा होना चाहती थी, लेकिन उस एक आदमी के सिवा उनकी दुनिया में कोई भी नहीं था, ना कोई दोस्त ना कोई रिश्तेदार। इसलिए वो अपने शोहर से अलग भी नहीं हो सकती थी और इस गम को झेलने लगी। कल रात उन्हें पता चला कि उनके शोहर ने उनके कारोबार का एक बड़ा हिस्सा धोखे से अपने नाम करवा लिया है। उनसे किसी कमजोर लम्हे में दस्तखत करवा कर उनसे उनकी जायदाद ही छीन ली है। उन्हें दौलत और जायदाद की तो लालच नहीं थी, लेकिन शोहर की इस बेवफाई ने उन्हें मार डाला। उसी रात उन्होंने दूध के गिलास के साथ जहर खा लिया था। वो तो इत्तेफाक से अचानक मैं अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए उनके कमरे में घुस गया था और मैंने मौका पर ही उन्हें बचा लिया। लेकिन मैडम को इस बात का भी बहुत अफसोस हुआ कि मैं तो मरना चाहती थी, लेकिन मैंने उन्हें क्यों बचाया और क्यों कमरे में आया। वो इस बात पर मुझसे सख्त नाराज थी। मालिकन की ये दर्दनाक हकीकत जानकर मुझे बहुत अफसोस हुआ था। वो तो बेचारी पहले से ही एक कमजोर और हालात से हारी हुई औरत थी और मैं मजीद उन्हें बर्बाद करना चाहता था। मुझे खुद से नफरत हो रही थी। खैर पुलिस तो बयान लेकर चली गई, लेकिन बाद में मैंने भी मैडम के सामने अपनी गलती का एतराफ कर लिया था। मैंने एतराफ करते हुए मैडम को बताया कि मैं उनकी मोहब्बत में बुरी तरह गर्क हो चुका था, जिसकी बिना पर मैंने ये इंतहाई गलत कदम उठाना चाहा। मैंने उन्हें खुलकर बता दिया कि मैं उनके कमरे में इस इरादे से दाखिल हुआ था कि आपको जी भर के इस्तेमाल करूं और अपनी तमाम ख्वाहिशात की तकमील कर लूं। लेकिन जब मैंने आपके चेहरे पर झांक देखी तो फौरन हस्पताल ले गया। मेरे मुंह से ये होशरुबा इंकशाफात सुनकर मैडम मुझे काफी देर हैरत से देखती रही और फिर मुझसे सवाल किया कि आप वाकई मुझसे शादी करना चाहते हैं। चूँकि अब मैडम का अपने शोहर के साथ गुजारा नहीं हो रहा था, इसलिए मैडम ने कहा कि अगर मैं तलाक ले लूं तो क्या तुम मेरी तन्हाई के साथी बनोगे। वो एक ऐसा शख्स चाहती थी जिसके दिल में दौलत की लालच ना हो और बेगर्ज और बेलोस मोहब्बत करने वाला हो। मैंने मुस्कुरा कर कहा कि मैं आपसे शादी करके आपको अपने गांव ले जाना चाहता हूं, जहां की सादा और मोहब्बत भरी जिंदगी देखकर आप खुद ही बेहतर हो जाएंगे। मैडम ने मेरी बात बखुशी कबूल कर ली। फिर उन्होंने अपने शोहर से तलाक ली और अपनी इद्दत पूरी करने के बाद मुझसे शादी कर ली। जब मैं मैडम को लेकर गांव पहुंचा तो सब लोग मेरी खूबसूरत बीवी को देखकर दंग रह गए। हम एक बड़ी गाड़ी में थे और हर कोई मेरी किस्मत पर रश कर रहा था। फिर मुझे पता चला कि महानूर का मुंशी के बेटे ने बहुत बुरा हाल कर रखा है। वो उसे मारता पीटता और बहुत जुल्म करता है। महानूर अपने किए गए अहमक फैसले पर बहुत पछता रही थी, क्योंकि इंसान कभी कभार खुद अपने हाथों से गलत फैसले कर लेता है। मैडम ने भी यही किया था और महानूर ने भी। लड़कियां बहुत जज्बाती किस्म की होती हैं, इसीलिए वो जज्बात में आकर ज्यादातर बहुत जल्द गलत फैसले कर जाती हैं। इसीलिए मैं इस इखलाकी वीडियो के जरिए तमाम जज्बाती किस्म की लड़कियों को पैगाम देना चाहता हूँ कि वो जिंदगी के हर मोड़ पर बहुत सोच समझ कर और देखभाल कर ही फैसले करें। आज मैं और मेरी मैडम एक साथ बहुत खुश हैं, यानी खुशगवार जिंदगी बसर कर रहे हैं। बाद में मैडम ने अपने शोहर को धोखाधड़ी के इल्जाम में गिरफ्तार करवा दिया और मैडम की हथियाई हुई जायदाद भी उन्हें वापस मिल गई। लेकिन मेरे लिए उनकी जायदाद से ज्यादा अहमियत अपनी हूर जैसी मैडम और उसकी मोहब्बत है, और उसे सारी उम्र बेहद प्यार करना और उसे खुश देखना ही मेरी जिंदगी का शायद मकसद बन गया है। दुआ है कि अल्लाह ताला हर बेटी के नसीब अच्छे करे और उसे एक बेहतरीन साथी अता फरमाए जो उसके दुख दर्द को अपना दर्द महसूस करे। और जो बेरोजगार और बेऔलाद हैं, अल्लाह ताला उनकी भी मुश्किलात आसान फरमाए और हर एक की दिली नेक तमन्नाओं को पूरा फरमाए। आमीन। दोस्त, इस वीडियो से मुताल्लिक कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।